नमस्कार। मैं सुमित्रा विबोध एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड रीतिकाल। आज रीतिकाल से संबंधित नामकरण, प्रवृत्तियाँ, समय सीमा, रीतिकाल से संबंधित कवियों के बारे में विस्तृत अध्ययन आज की हम कक्षा में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में पहले थोड़ी सी मौखिक समझ बना लीजिए, फिर हम स्टेप टू स्टेप करेंगे। रीतिकाल का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से संवत 1900 के मध्य माना है। यानी कि संवत 1700 अगर ईसवी सन में हम देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के मध्य का जो समय है 200 वर्षों का, वो रीतिकाल में समाहित होता है। और अगर मुगल बादशाह के शासनकाल से हम देखें रीतिकाल का आरंभ, तो शेरशाह शाहजहां के अंतिम समय से हम रीतिकाल का प्रारंभ मान सकते हैं। और वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से रीतिकाल की समय सीमा अलग अलग निर्धारित की है। और रीतिकाल का प्रारंभ 1643 ईस्वी से मान सकते हैं, लेकिन रीति तत्व तो बहुत पहले से ही भक्ति काल की रचनाओं में देखे जाने लगे थे। यानी कि रीति काल के भक्ति काल में ही रीतिकालीन तत्वों का प्रस्फुटन हो चुका था। जैसे कृपाराम की हित तरंगिनी है 1541 ईस्वी में, जो रीति विषयक रचना है, सतसई परंपरा की प्रथम रचना। और डॉक्टर नगेंद्र ने तो हित तरंगिनी को ही रीतिकाल की प्रथम रचना माना है। और सूरदास की है साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में, ये भी रीति विषयक रचना है। रस और नायिका भेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है साहित्य लहरी। और आगे चलकर रीतिकालीन कवियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी बना। इसी तरह से नंददास की रस मंजरी है, और रहीमदास की बरवई नायिका भेद और नगर शोभा, ये सभी रीति विषयक रचनाएं हैं। मुबारक कवि की तिलक शतक अलग शतक है। और जो केशवदास जी के बड़े भाई हैं बलभद्र मिश्र, उन्होंने सिख नख नाम से एक रचना लिखी है उसी कालखंड में, वो भी रीति विषयक रचना है। और जान कवि ने लिखी है, जैसे श्रृंगार तिलक है, कवि बल्लभ रसकोश, सुंदर कवि राय ने सुंदर श्रृंगार, ये सभी रचनाएं रीति भक्ति कालीन समय सीमा में लिखी गई रीतिकालीन रचनाएं हैं। उसके बाद फिर रीतिकालीन समय सीमा में तो रीतिकालीन रचनाएं लिखी ही गई हैं। पूरे रीतिकाल में श्रृंगारिकता भरी पड़ी है, दरबारी जीवन का वर्णन है, आम जनोन्मुख और लोकोन्मुखता का अभाव है। अब विशेषताएं अगर हम रीतिकाल की देखें, तो रीतिकाल की अगर सर्वप्रथम विशेषता हमारे रीतिकाल कहते ही यदि दिमाग में आती है, तो वो होती है श्रृंगारिकता। संपूर्ण रीतिकाल में श्रृंगारिकता, इसीलिए तो इस श्रृंगारिकता को कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो त्रिलोचन शास्त्री जो प्रगतिवादी कवि है, उन्होंने अंधकार काल कहा है रीतिकाल को। इसी प्रकार से जैसे काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय हम देख सकते हैं रीतिकालीन कवियों में। और श्रृंगारिकता के बारे में तो क्या कहें, जैसे बिहारी की नायिका है, कहती है कि जो ने जुगती पिया मिलन की, धुरी मुक्ति ही मोहदीन, जो लहिए सजन संग, धरक नरक हूँ कीन। बोलो, जो उस मुक्ति को पर भी धूल फेंकती हूँ जिसमें पिया मिलन की युक्ति न हो। इतनी श्रृंगारिकता, घोर श्रृंगारिकता भरी पड़ी है, क्योंकि राजाओं के आश्रय में थे, राज प्रशस्ति थी। तो राज प्रशस्ति में रहने के कारण राजाओं को खुश करने के लिए उनको जो पसंद था वही कवि लिखते जा रहे थे। वैसे गौणतः तो भक्ति, नीति और वीर रस की प्रवृत्ति भी देख सकते हैं हम रीतिकाल में। लाक्षणिकता है वही, और चित्रात्मकता और बिंब धर्मिता सबसे बड़ी विशेषता। नाद सौंदर्य है, ध्वन्यात्मकता या संगीतात्मकता भी आज जिसे कह सकते हैं। और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा रीतिकाल में। साहित्यिक ब्रज भाषा के दृष्टिकोण से तो हम रीतिकाल को साहित्यिक ब्रज भाषा का
स्वर्ण काल कह सकते हैं। और भोग्या नारी का अंकन है, लेकिन जो रीति मुक्त कवि है इसके अपवाद हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 कालखंडों में बांटा है, यानी कि रीति कालखंड को 3 काव्य धाराओं में बांटा है। एक तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध ने तो इन दोनों विचारधारा के कवियों ने एक अच्छे घर की कुलवधू का वर्णन भी इस प्रकार किया है जैसे वह किसी नगरवधू या गणिका का चित्रण कर रहे हों। इसके विपरीत यदि हम रीति मुक्त कवियों को देखें तो उन्होंने एक गणिका का चित्रण भी इस प्रकार किया है जैसे वह किसी अच्छे घर की कुलवधू हो। ये संवेदनात्मक अंतर एक ही कालखंड में 2 कवियों के बीच में हम दे सकते हैं, 2 विचारधाराओं के कवियों के बीच में ये संवेदनात्मक अंतर मिलता है। इसी तरह से जैसे अगर भक्ति काल को हम जनपद का साहित्य कहें, दरबारी जीवन तक सीमित था रीति काल, तो अगर हम भक्ति काल देखें तो वो जनजीवन से संबंधित था। यदि भक्ति काल जनपद का साहित्य था तो रीति काल राजपद का साहित्य है। उनको सिर्फ राजाओं से मतलब है, आम जनजीवन जनोन्मुखता या लोकोन्मुखता का अभाव देखने को मिलता है रीति काल में। तो अब हम ये सब विस्तृत आप नोट्स बना लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। अब हम रीति काल को एक तरीके से परीक्षा उपयोगी ढंग से पढ़ते हैं। ये तो समझ आपने विकसित करने के लिए मैंने आपको कुछ बताया था। अब रीति काल के बारे में सबसे पहले तो आप लिखिए कि भक्ति काल में ही अभी हमने देखा कि भक्ति काल में ही हम रीति तत्वों का प्रस्फुटन देखा गया। जैसे कृपाराम की हित तरंगिनी ही लिखिए सबसे पहले। इसकी समय सीमा भी पूछी जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। 1541 ईस्वी में लिखा गया था हित तरंगिनी। और हित तरंगिनी के बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट। एक तो कृपाराम की है हित तरंगिनी, यही प्रश्न है, 1541 ईस्वी में लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें हित तरंगिनी को रीति काल का प्रथम ग्रंथ माना है। और दूसरी बात है हित तरंगिनी के बारे में याद रखनी है कि यह सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ अगर पूछा जाए तो हित तरंगिनी। ये 2-3 बातें आपको हित तरंगिनी के बारे में याद रखनी है। फिर देखते हैं सूरदास की साहित्य लहरी। सूरदास की साहित्य लहरी का प्रकाशन वर्ष है भी 1550 ईस्वी। और नंददास की रसमंजरी का भी 1550 ईस्वी है समय। आप दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अब रस और नायिका भेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है
साहित्य लहरी, और आगे चलकर रीतिकालीन कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना है ये ग्रंथ, ये भी आप लिख लीजिए। और इसके बाद फिर लिखिए नंददास की रसमंजरी। ये भी रस और नायिका भेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई, रीति विषयक। इसका जो समय है वो भी है भाई 1550 ईस्वी। अब अलख शतक और तिलक शतक, दो ये रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। शायद ही कोई नेट का एग्ज़ाम हो जिसमें ये प्रश्न न आए। तो मुबारक कवि हैं, कवि कई बार तो मुबारक कवि के बारे में ही पूछ लिया गया है कि ये कौन सी किस काल के कवि हैं। तो ये कवि तो है भक्ति काल के, लेकिन इन्होंने जो रचना लिखी है तिलक शतक और अलख शतक, ये रीति विषयक रचनाएं हैं। ये रीति विषयक रचनाएं हैं। इसी तरह से जैसे रहीम दास की है बरवई नायिका भेद और नगर शोभा, ये भी रीति विषयक रचनाएं हैं रहीम दास की। ये सभी भक्ति काल के कवि हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो रीति विषयक रचनाएं लिखी हैं। इसी तरह से एक जान कवि हुए हैं भाई, श्रृंगार तिलक। देखो ऐसे शुद्ध होता है भाई, श्रृंगार ऐसे शुद्ध होता है, कई बार ऐसे भी लिखा मिलता है। ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है तो ये गलत है, ऐसे लिखा जाता है। और कई बार ये ऐसे भी लिखा मिल जाता है, इनकी रचना में लिखा मिल जाता है, वैसे तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता। और दूसरी इनकी रचना है कवि बल्लभ, और तीसरी जो इनकी रचना है वो है भाई रसकोश। ये जान कवि की है। और एक आप लिख सकते हो जो केशव दास के बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र, बलभद्र मिश्र ने लिखी है भाई सिख नख। केशव दास ने लिखी है नख सिख, और उनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र ने भक्ति काल में एक रीति विषयक रचना लिखी थी सिख नख। एक आध और लिखना चाहो तो लिख लो सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार। ये सभी जो रचनाएं हैं ये भक्ति काल में की समय सीमा में लिखी गई रीतिकालीन रचनाएं हैं। अब हम रीतिकाल में आते हैं, इसके नामकरण और समय सीमा के बारे में देखते हैं। रीतिकाल का नामकरण देखते हैं पहले, या समय सीमा देखो पहले। समय सीमा क्या है वही, समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि संवत 1700 से संवत 1900 के मध्य रीतिकाल का समय है। यानी कि 16 ईस्वी सन में आप इसमें से 57 घटा देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक जो 200 वर्षों में जो इतिहास लिखा गया उसे हम रीतिकाल के अंतर्गत रखते हैं। फिर है भाई राम कुमार वर्मा ने तो आचार्य शुक्ल का ही समर्थन किया है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने अलग से माना है। मिश्र बंधु मानते हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार
संवत 1681 से संवत 1689 तक का जो समय है वो रीतिकाल का समय है। ये मानना है मिस्र बंधुओं का। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य रचा गया साहित्य रीतिकाल के अंतर्गत रखा जाएगा। और फिर एक नाम आता है भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये वही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जिन्होंने रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना है कि रीतिकाल का प्रारंभ संवत 1600 से मानना उचित है। ये मानना है भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अब ईसवी सन में आप इसका निकालेंगे तो यह क्या बनेगा, 1543 ईस्वी से। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है तो आप बताएंगे संवत 1700 से संवत 1900 के मध्य। यदि शुक्ल का नाम लें तो भी यही है। राम कुमार वर्मा ने भी शुक्ल का समर्थन किया है। लेकिन अगर ये अलग अलग नाम देकर आपसे पूछा जाए, जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का प्रारंभ कब से हुआ, तो फिर हमारा उत्तर होगा 1543 ईस्वी, या संवत में पूछा हो तो संवत 1600। इसी तरह से यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधुओं का नाम लेकर अगर पूछे तो फिर हम ये उत्तर देंगे। ये तो थी समय सीमा के बारे में जानकारी। अब हम इसके नामकरण के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं भाई हम रीतिकाल का नामकरण। अब यहां से एक दो प्रश्न जो है वो डाउट वाले बनते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, तो आप लोगों को डाउट न हो इसलिए अब हम यही स्पष्ट करते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि रीति काल का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल नामकरण किसने किया। दोनों प्रश्न का उत्तर अलग अलग है। अब देखो यहां बताएंगे आपको। रीतिकाल गिरियर्सन ने सबसे पहले नामकरण किया है रीतिकाल का, गिरियर्सन ने। जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या कहा है, रीति काव्य कहा है रीतिकाल को। ये वही गिरियर्सन है भाई जिन्होंने दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना की है 1888 ईस्वी में। वही है ये गिरियर्सन। इन्होंने सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग भी इन्हीं गिरियर्सन ने किया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार कि रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गिरियर्सन। और एक बार पूछा गया था कि रीति शब्द, रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द किससे उधार लिया है। उत्तर में मिश्र बंधु, गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो फिर उत्तर होगा क्या, गिरियर्सन। और राम शुक्ल जी ने क्या कहा है, रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। अब आपको जो दोनों प्रश्न मैंने पूछे थे उनके आंसर मिल चुके हैं। और भाई एक है मिश्र बंधु,
मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है भाई, रीतिकाल को अलंकार या अलंकृत काल एक ही बात है। और एक वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है भाई। और त्रिलोचन शास्त्री ने अंधकार काल कहा है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया कि कौन से कालखंड को अंधकार काल कहा जाता है। अब उत्तर उसमें रीतिकाल था ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर उसका उत्तर आया आदिकाल। और वैसे भी अगर दोनों भी अगर हैं तो हम सबसे पहले आदिकाल को ही मानते हैं, क्योंकि उसमें रचनाएं अप्रमाणिक हैं, अप्राप्य हैं। या तो त्रिलोचन शास्त्री ने तो अंधकार काल कहा है रीतिकाल को, लेकिन आदिकाल को अंधकार काल कहा है कमल कुल श्रेष्ठ ने। चाहो तो आप यहीं पे नोट डाल के लिख सकते हो कहीं भी। तो ये यहाँ डाउट कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है त्रिलोचन शास्त्री ने रीतिकाल को अंधकार काल और कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। ये नामकरण से संबंधित तथ्य थे। अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां, विशेषताएं, विशिष्टताएं, वही बात है भाई, एक ही बात है ये। विशेषताओं में पहली विशेषता लिखिए भाई, काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय। रीतिकाल में काव्यत्व और आचार्यत्व का समन्वय देखने को मिलता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। जो रीतिबद्ध है वो तो है आचार्य, उन्होंने सीधे सीधे संस्कृत के ग्रंथों का अनुकरण किया और लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। और जो रीति सिद्ध है उन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन उनके यहाँ रीति स्वयं सिद्ध हो गई है, यानी कि वो रीति से भली भांति परिचित थे और आस्था भी थी उनकी रीति में। और रीति मुक्त कवि थे, उनको स्वच्छंद कवि कहा जाता है। वे इस शास्त्रीय परंपरा का विरोध करते थे। तो ये इस तरह से इसमें एक ही कालखंड में 3 प्रकार के 3 काव्य धाराओं के कवि मिलते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ। और ये पूछा जाता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। इन्होंने 3 भागों में बांटा भाई रीतिकाल को। पहला है भाई रीतिबद्ध। रीतिबद्ध है, इन्हें तो हम कह सकते हैं भी आचार्य, क्योंकि लक्षण ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। और रीति सिद्ध को हम कह सकते हैं रीति सिद्ध। इनको हम ये आचार्य भी थे और कवि भी थे, यानी कि आचार्य और कवि भी। तो फिर ये क्या हो गए, ये हो गए भी काव्य कवि। ये काव्य कवि। और तीसरे नंबर के जो रीति मुक्त हैं, ये है भाई स्वच्छंद कवि। बहुत सी जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हम देखेंगे, उनमें जो रीति मुक्त कवि हैं वो अपवाद में आएंगे। उनके यहाँ प्रवृत्तियां अलग हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के यहाँ प्रवृत्तियां अलग हैं।
तो अब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल को 3 भागों में बांटा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक तो सामान्य परिचय, एक रीति ग्रंथकार कवि और एक रीति के अन्य कवि। तो वो आप ये भी लिख लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए। शुक्ल ने रीतिकाल जो अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लिखे हैं उसमें लिखा है भाई, एक लिखा है सबसे पहले तो लिखा भाई सामान्य परिचय। ये तो थोड़ा बहुत सामान्य परिचय दिया है रीतिकाल के बारे में। और दूसरा लिखा भाई रीति ग्रंथकार कवि। अब रीति ग्रंथकार कवियों में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 57 कवियों का अध्ययन किया है। 57 कवियों में पहले है चिंतामणि त्रिपाठी से लेकर रसिक गोविंद तक 57 कवियों का अध्ययन मिलेगा भाई आपको रीति ग्रंथकार कवियों में। अब 57 कवि भी कौन से हैं? चिंतामणि से लेकर चिंतामणि त्रिपाठी, जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है, जिनका दूसरा नाम है मणिमाल, इन्होंने स्वयं अपनी एक रचना में कहा है। चिंतामणि त्रिपाठी से रसिक गोविंद तक 57 कवियों का तो वर्णन कर दिया भाई इन्होंने अपने इस। और आगे लिखा तीसरे नंबर पे इन्होंने लिखा रीति के अन्य कवि। रीति के अन्य कवियों में इन्होंने 46 कवियों का वर्णन किया है भाई। इसमें इन्होंने 46 कवियों को शामिल किया है। और ये है भाई 46 बनवारी से लेकर द्विजदेव तक, बनवारी से लेकर द्विजदेव तक 46 कवियों को विश्लेषित किया है रीति के अन्य कवियों में। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 1929 ईस्वी में उन्होंने लिखा था और जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है, और परीक्षा में उनके कथन एक एक उनका जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लिख दिया है वो एक एक वाक्य हमारे लिए परीक्षा उपयोगी है। तो ये सब आप आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसे आगे कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।